जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्स एकेडमी के ऑनलाइन एमडीकेट सेशन में खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी तक C6 तक का काम मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम C7 से बात शुरू कर रहे हैं। C7 किताब के अंदर चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड है, जिसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मेजर पोर्शन ऑफ द चैप्टर यहाँ भी शामिल ही है। तकरीबन कंसेप्ट बेस्ड अगर बात की जाए तो हर एक टॉपिक का आइडिया हमें होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग बाय रिडॉक्स मेथड, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसकी मुख्तलिफ टाइप्स और एग्जांपल्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की इम्पॉर्टेंस क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर या फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वगैरह को बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद गैल्वानिक सेल और उसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स। इसी तरीके से आगे चलते हुए हमें इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज़ के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए और आखिर में हम बात करेंगे फ्यूल सेल की। तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स जो है ना, तकरीबन सारे ही हम उन्हें टच करेंगे। सिर्फ एक टॉपिक मुझे नहीं लगता कि हमें टच करना पड़ेगा और वो है बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो उसकी कोई हेडिंग ना किताब में नज़र नहीं आ रही, अलबत्ता फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ही दें चैप्टर का, ताकि आप इस बात को समझ सकें कि कोई भी सवाल जो है ना वो इररेलेवेंट नहीं यहाँ पर बन रहा, क्योंकि जिसमें भी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रही है ना वो पेपर में आ सकता है। तो वो किसी तरह भी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन को पूछ सकता है। हम आज के टॉपिक में जो बातें करेंगे वो ये होगी कि रिडॉक्स प्रोसेस क्या होते हैं, व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस। एक तो हमने इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। इसके बाद हमने इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और ऑक्सीडेशन नंबर को लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सही जनाब। तो ये दो बड़े बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढेंगे। इसके अलावा हम एक कंपैरिजन देख लेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं और इनकी अकसाम कितनी हैं। सही जनाब। तो यही कुल मिलाकर काम है। दिन हमारे पास 3 हैं, इसलिए हम ज़्यादा प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे और क्योंकि काम जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है तो वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। अलबत्ता प्रैक्टिस में हमारा टाइम मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा गुजरेगा। फिर भी हम चलते हैं, स्टार्ट लेते हैं कि रिडॉक्स प्रोसेस क्या होते हैं। पहली हेडिंग से ही शुरू कर लेते हैं कि व्हाट आर रिडॉक्स प्रोसेसेस। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। याद रख लें कि रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं। आमतौर पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब आप समझते हैं कि इकट्ठे। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इकट्ठे होते हैं। ऑक्सीडेशन के बगैर रिडक्शन नहीं हो सकती, रिडक्शन के बगैर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती एक कंप्लीट रिएक्शन में। मिसालें देख लेंगे, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी बात। सबसे पहले अब हम रिडक्शन की हेडिंग डाल लेते हैं और देख लेते हैं कि रिडक्शन क्या है। 4 तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक डेफिनेशन यूनिवर्सल है, जबकि बाकी डेफिनेशंस में थोड़ा बहुत चांस हो सकता है। सबसे पहली डेफिनेशन रिडक्शन की ये है कि ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर किसी कंपाउंड से निकल जाएगी तो आप कहेंगे कि उसकी रिडक्शन हो गई है। इसी तरीके से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन
और गेन ऑफ हाइड्रोजन को भी रिडक्शन ही कहा जाता है। आखिरकार डिक्रीज ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है। आप हमेशा जब भी कोई रिएक्शन को ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में क्लासिफाई करने जाएं तो आपने इसी डेफिनेशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। बाकी डेफिनेशंस को ढूंढना या वो देखना कि इलेक्ट्रॉन आया है या गया है वगैरह वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर हम सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। इतनी प्रैक्टिस इंशाल्लाह उसकी करेंगे कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाए, और जब हमें वो आ जाएगा तो हम हमेशा देखेंगे कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ भी हो रहा है हम कह देंगे कि ये रिडक्शन हो रही है। अगर हम बात करते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो ये देखें ज़रा, सोडियम आयन पड़ा हुआ था, उसे एक इलेक्ट्रॉन मिला और वो सोडियम में चला गया। ये एक रिडक्शन की मिसाल हो सकती है। रिडक्शन की मिसाल में आप देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ रिडक्शन हुई है। मैंने कहा था कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियस होती हैं, तो ये साइमल्टेनियस ही होती हैं जी। यहाँ पर एक हाफ रिएक्शन दिखाया गया है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका सोर्स नहीं बताया गया। ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से आया होगा, जिसके पास से ये इलेक्ट्रॉन आया है ना जी, उसकी ऑक्सीडेशन हुई है और यहाँ पर सोडियम की रिडक्शन हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो फिर रिडक्शन नहीं होगी। गेन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो गेन ऑफ हाइड्रोजन में आप इवन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से बनने वाली अमोनिया की मिसाल भी दे सकते हैं। यहाँ पर भी रिडक्शन ही हो रही है। तो रिडक्शन, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से मिल रही है, हाइड्रोजन हासिल हो रहा है, ये भी रिडक्शन हो गई। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर में मैंगनीज +7 से मैंगनीज +2 में जाता है। ये रिएक्शन ना आगे चलकर हम देखेंगे, और इस रिएक्शन की मिसाल है KMnO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस ऑक्सालिक एसिड COOH होल ट्वाइस। यहाँ से प्रोडक्ट बनते हैं MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बैलेंस नहीं कर रहा इक्वेशन को, आगे कर लेंगे बैलेंस। तो इस रिएक्शन को आपने ऑटो कैटालिस्ट की मिसाल में देखा था, वहां पर मैंगनीज +7 से +2 में जा रहा है। तो ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से मैंगनीज की यहाँ पे रिडक्शन हो गई। लॉस ऑफ ऑक्सीजन में हम कहते हैं कि आपके पास पानी का मॉलिक्यूल था, वो टूट गया। तो पानी का मॉलिक्यूल टूट जाए तो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है, ये भी रिडक्शन की मिसाल हो गई। यहाँ पर रिडक्शन हो रही है हाइड्रोजन की। 4 मिसालें हमने रिडक्शन की देख ली, और हमें कम से कम 3 मिसालें ऐसी मिली जिन्हें हम आम तौर पर रिडक्शन या ऑक्सीडेशन वाले कॉन्सेप्ट से क्लासिफाई नहीं करते थे। आज हमें पता लगा कि वो भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में क्लासिफाई हो सकती हैं। आगे चल पड़ते हैं जी। अब हमारी बात आ गई कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, उसकी 4 टाइप्स देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन के अंदर रिडक्शन के उलट कुछ काम होगा। जो काम रिडक्शन में हुआ है उसे रिवर्स कर दें, यानी कि यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन कर लें। अगर यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इधर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लें, इधर लॉस ऑफ हाइड्रोजन कर लें, और वहां पर था डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कर लें। मिसालें अगर हमने कोट करनी हैं तो कार्बन को ऑक्सीजन से मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दें, ये ऑक्सीडेशन हो रही है।
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्लोराइड आयन में से Cl बनाएं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल कि हमारे पास मौजूद है कोई भी हाइड्राइड, कोई भी मेटल हाइड्राइड है और मेटल हाइड्राइड को आपने हीट किया, वो टूट गई मेटल के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर। सही जनाब, तो आप कह देंगे कि ये हो गई है ऑक्सीडेशन। सही, मेटल हाइड्राइड कोई भी हो सकता है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर में आयरन +2 से आयरन +3 में जा रहा है, आप कह देंगे कि ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। इस रिएक्शन की मिसाल भी KMnO4 के साथ ही दी जा सकती है। KMnO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस FeSO4, यहाँ से बनता है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O। यहाँ पर आयरन +2 फॉर्म में है और प्रोडक्ट में आयरन +3 फॉर्म में है। आयरन +2 से +3 में चला गया तो ये हो गई ऑक्सीडेशन। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये बातें बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और अभी तक उन्हें कोई भी एक्साइटिंग किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं मिली है जिस पर वो काउंट कर सकें। तो हम आगे चलते हैं। अब ये बात हमने फिर भी बतानी तो थी। क्यों बतानी थी? क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया है लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़े हुए, तो एक रिफ्रेशर शॉट के तौर पर, ताकि आप दोबारा से आपको याद आ जाएं बातें, इसलिए हमने ये पिछली इंफॉर्मेशन आपको फिर से बता दी। अब हम चलते हैं कि एक स्पीशी है X और एक और स्पीशी है Y। X ने ये किया है कि X ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन टू Y। X अपने इलेक्ट्रॉन Y को दे देता है। इस बात का मतलब क्या क्या हो सकता है? ये मतलब इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। इस बात का मतलब हो सकता है कि X इज ऑक्सीडाइज्ड। X ऑक्सीडाइज हुआ है। कैसे ऑक्सीडाइज हुआ है? इलेक्ट्रॉन देकर। तो X इंक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, तो X का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। X रिड्यूसेस Y। X ने जब Y को इलेक्ट्रॉन दिया है तो X ने Y की रिडक्शन कर दी है और X इज द रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर आकर एक मसला जो कुछ स्टूडेंट्स को रहता है उसको मैं अभी के लिए बरी करना चाह रहा हूं, दफन करना चाह रहा हूं। याद रख लें कि जो स्पीशी ऑक्सीडाइज होती है वही स्पीशी रिड्यूसिंग एजेंट है। जो स्पीशी ऑक्सीडाइज होगी वही रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरी तरफ Y की बात करते हैं। Y को इलेक्ट्रॉन मिला है तो Y इज रिड्यूस्ड। Y का ऑक्सीडेशन नंबर फिर क्या होगा जी? कम हो जाएगा। Y ने इलेक्ट्रॉन ले लिया X से तो Y ऑक्सीडाइजेज X। Y असल में वजह बन रहा है X को ऑक्सीडाइज करने की, तो फिर Y कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Y फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अब यहां ये भी याद हो गया कि जो स्पीशी रिड्यूस होती है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
जो स्पीशी रिड्यूस होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, जो स्पीशी ऑक्सीडाइज होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। आप ब्रेक लगा लें, यहाँ पर आपने आगे नहीं चलना वीडियो में, वीडियो को रोक दें, जो भी काम कर रहे हैं छोड़ दें और इस बात को याद कर लें, चाहे कैसे भी होता है, दोहरा लें 6-8 बारी, लिख लें 6-8 बारी, लेकिन इस बात को गलत आप नहीं कर सकते अब कि भाई जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। हम आगे चलते हुए रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में क्या बातें सही हैं वो मेंशन करना चाह रहे हैं। कुछ मिसालें, कुछ ऐसे आइडियाज जिनसे हमें रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान हो जाए या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहचान हो जाए। सबसे पहले फिर हमें रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान करनी पड़ेगी। रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा देखते हैं जरा। रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना वो होती है एक रिएक्टिव मेटल। एक रिएक्टिव मेटल ना जी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है? अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सही जी, मैं मेंशन कर देता हूं 1A और 2A वाले स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी भी लो होती है, कहीं और हमने पढ़ा था, यानी कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाले रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट हायर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि जो एलिमेंट ऊपर वाली साइड पर होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। एक और बात हम ये भी देखेंगे कि जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और कई दफा लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स जो होती हैं ना जी वो भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकती हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं आयोडीन की। आयोडीन एक रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है, इसके बारे में बात चलती रहेगी। आगे चल पड़ते हैं। हाइड्रोजन भी कई दफ़ा रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। सही जनाब, आगे चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ आ गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आप देख रहे हैं कि लेक्चर की रफ्तार बिल्कुल कछुए की रफ्तार के तरीके से स्लो है। इसकी वजह यह है कि कॉन्सेप्ट जो हैं वो अगर तेज़ बता दिए जाएं तो लोग जो है ना अक्सरियत फिर उसके साथ जो है ना चल नहीं सकती, वह कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाती, जो कि हम इस चैप्टर में नहीं चाह रहे। इस चैप्टर में हम चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ साथ ही चलते रहें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन होते हैं जी? वो होते हैं रिएक्टिव नॉन मेटल्स। रिएक्टिव नॉन मेटल्स। अच्छा, रिएक्टिव नॉन मेटल्स में आमतौर पर हम 6A वालों की और पर्टिकुलरली 7A वालों की बात कर रहे हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन जैसे जो एलिमेंट हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इनकी पोजीशन की अगर बात की जाए तो ये लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS लिख दिया जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनकी पोजीशन नीचे की तरफ होती है। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन को कबूल करने वाले होते हैं। और आखिर में जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स,
जिसमें हम कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की बात कर रहे हैं, वो भी कई दफ़ा रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकती हैं। यहाँ तक का हिस्सा मुकम्मल करने के बाद अब हम कुछ सवाल लिख लेते हैं, उन पर डिस्कशन कर लेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे और देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और उसे निकालने के क्या तरीके होते हैं। तो 2 क्वेश्चंस हमने लिख लिए हैं जी यहाँ पर। आगे चलकर और भी क्वेश्चंस देखते रहेंगे। पहला सवाल हमने आपसे ये पूछा है कि विच इज़ नॉट ए रिडॉक्स प्रोसेस। आपको 4 रिएक्शंस दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रिडॉक्स प्रोसेस नहीं है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान रहते हैं कि अगर आपको 4 कंप्लीट इक्वेशंस दे दी जाएं तो आप ये अंदाज़ा कैसे लगाएंगे कि इनमें से कौन सा रिडॉक्स प्रोसेस है, कौन सा नहीं है। परेशानी की वजह ये नहीं होती कि उन्हें निकालना नहीं आता, बल्कि परेशानी की वजह ये है कि टाइम जो है वो कम रह जाता है। हर एक इक्वेशन में हर एक एलिमेंट का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखने जाएंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो अगर कोई एलिमिनेशन मेथड मिल जाए जिससे हम गैर ज़रूरी जो ऑप्शंस हैं, जो पक्के पक्के ही गलत होंगे, उन्हें माइनस कर सकें तो हमें वक्त की बड़ी बचत हो जाएगी। तो यहाँ पर रिडॉक्स प्रोसेस को पहचानने के लिए जो शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ वो ये है कि अगर रिएक्शन में कहीं भी एक तरफ, चाहे वो रिएक्टेंट की तरफ हो या प्रोडक्ट की तरफ हो, एक फ्री एलिमेंट आ गया, फ्री एलिमेंट से मुराद है कि हाइड्रोजन H2 या फिर O2 आ गया एक तरफ, या फिर एक तरफ I2 आ गया, या एक तरफ Na अकेला पड़ा हुआ था, या एक तरफ कैल्शियम Ca अकेला पड़ा हुआ था, या एक तरफ कार्बन अकेला पड़ा हुआ था। तो अगर रिएक्शन के एक तरफ कोई एलिमेंट एलिमेंटल स्टेट में पाया जा रहा है तो वो रिएक्शन हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन होगा। तो अगर आप देखें बीटा ऑप्शन में तो लेफ्ट साइड पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंटल हालत में है, राइट साइड पर उनका कंपाउंड है। चार्ली में हाइड्रोजन फ्लोरीन राइट साइड पर एलिमेंटल फॉर्म में है, लेफ्ट साइड पर उनका कंपाउंड है। डेल्टा में क्लोरीन राइट साइड पर एलिमेंटल फॉर्म में है, लेफ्ट साइड पर उसके कंपाउंड है। तो अगर कोई भी स्पीशी एक तरफ भी एलिमेंटल स्टेट में आ गई तो फिर वो कभी भी रिडॉक्स प्रोसेस के अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो वो हमेशा रिडॉक्स प्रोसेस ही होगा। तो अब सिर्फ एक बारी आप झलक देखेंगे 4 ऑप्शंस की, आपको 2 तो कम से कम ऐसे मिल ही जाएंगे ऑप्शन, कई दफ़ा तो 3 मिल जाते हैं जिनके अंदर कोई एलिमेंट जो है ना मौजूद होता है। जैसे ही एलिमेंट मौजूद हुआ आपने कह देना है कि ये रिडॉक्स प्रोसेस है। तो अब कौन सा रिडॉक्स प्रोसेस नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा अल्फ़ा, आपने अल्फ़ा टिक कर लिया, यकीनी बात है कि वो सही ही होगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं, अगला सवाल आ गया, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉलोइंग रिएक्शन में हमने ये पीछे वाला रिएक्शन ही कोड कर दिया है कि इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। 4 ऑप्शन Mn+2 Cl-1 O-2 है, Mn+7। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसी चीज होती है विच इज इटसेल्फ रिड्यूस्ड, जैसा कि आपको याद होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अपनी रिडक्शन हो जाती है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जिसकी रिडक्शन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आप देखें अगर यहाँ पर मैंगनीज जो है वो +4 फॉर्म में है क्योंकि वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। 2 ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका भी हम आगे सीखेंगे, लेकिन जनरली हमें इतना पता ही है कि ऑक्सीजन -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन -4 हो गए, मैंगनीज यहाँ +4 हो गया। मैंगनीज +4 हो गया, ऑप्शन चेंज कर लेते हैं जी। यहाँ पर मैंगनीज है +2, इधर क्लोरीन है -1, इधर है क्लोरीन 0। अब साफ देखकर अंदाज़ा क्या हो रहा है
कि क्लोरीन -1 से 0 में जा रही है, ऑक्सीडेशन नंबर कम से ज़्यादा हो रहा है, तो क्लोराइड की तो हो रही है ऑक्सीडेशन। जबकि मैंगनीज +4 से +2 में जा रहा है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा से कम हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा से कम होगा उसकी रिडक्शन होगी। तो जिसकी रिडक्शन होती है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो रिडक्शन किसकी हुई है? मैंगनीज +4 की हुई है। आपने अल्फा ऑप्शन टिक कर लिया कि मैंगनीज +4 की रिडक्शन हो रही है, तो मैंगनीज +4 ही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सही है जी बात। आगे चल पड़ते हैं। अब हम आगे चल रहे हैं जी, और साथ हमने एक छोटा सा टॉपिक बीच में रख लिया है, उससे हमने नाम दी है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम दिया है जी। चैप्टर जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चल रहा है, तो मुख्तसर एक छोटी सी बात मैंने कहा यहाँ पे डिस्कस कर लूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ना, वो ऐसा सेल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी की इंटर कन्वर्जन की बात करता है। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। हमारे वो स्टूडेंट्स जो ए लेवल करके आए हैं वो इस बात को अब अपने माइंड में जो कॉन्सेप्ट है उसको ठीक कर लेंगे। ठीक नहीं करेंगे मतलब ए लेवल में सही ही लिखा हुआ है। ए लेवल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ख़ास टाइप का सेल होता है जो ये दोनों काम नहीं करता बल्कि एक ही काम करता है। लेकिन फ़िलहाल एफएससी के मुताबिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों काम कर सकता है। तो अब हम ये मानकर चलेंगे आज से कम जब तक कि हमारा पेपर नहीं होता कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों ही काम कर सकता है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना। अब वो सेल जो पहला काम करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाना, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और वो सेल जो दूसरा काम करता है यानी कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना, उसे गैल्वानिक सेल या वोल्टेइक सेल कहते हैं। अब जनाब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की मिसालें जो हमारी किताब में लिखी हुई हैं वो हैं डाउन्स सेल जो सोडियम बनाने में इस्तेमाल होता है, नेल्सन्स सेल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रो प्लेटिंग करवाई जा रही है वो सब की सब इलेक्ट्रोलिटिक सेल से करवाई जा रही है। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो करवाई जा रही है, जिसमें कॉपर की एक्सट्रैक्शन है, एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन है, वो भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल से करवाई जा रही है। इसके अलावा फॉर्मेशन या एक्सट्रैक्शन ही कर लेते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स यानी कि सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है फ्रॉम मोल्टन मैग्नीशियम फ्रॉम फ्यूज्ड क्लोराइड्स, वो भी यहीं पर आ रही है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल की ही मिसाल है। इसके अलावा एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम भी इसी की मिसाल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है वहाँ पर जिस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है। एक लेयर होती है एल्यूमिनियम की मेटल, उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दी जाती है। हम जिक्र कर रहे हैं 292 पेज का, पेज नंबर 292 पर ये सारी मिसालें लिखी गई हैं।
एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम भी आ गया। यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस, फॉर एग्जाम्पल कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, वो भी सारे के सारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही होते हैं। सही है जी बात। अब यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे मिसालें लिख दी और आपके काम लग गया होम वर्क। होम वर्क ये रह गया कि आपने एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, इन सब के जो जो आपको मिल रहे हैं वो लिखकर ग्रुप में शेयर कर देने हैं। टाइम आपके पास अक्सर ही 9:30 से तकरीबन 10 बजे तक सवालों के जवाब देने की ड्यूरेशन होती है। 10 बजे के बाद यानी कि 10:01 से ऑनवर्ड्स आप सारे लोग ग्रुप में ये वाला काम करके शेयर कर देंगे तो हमें बड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपने इन चीज़ों को एक बारी गो थ्रू कर लिया है। गैल्वानिक या वोल्टेइक सेल उस तरफ चलते हैं। गैल्वानिक या वोल्टेइक सेल में हमारे पास मिसालें हैं डैनियल सेल की। डैनियल सेल के बाद ड्राई बैटरी की। ड्राई बैटरी के बाद सिल्वर ऑक्साइड बैटरी की। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी के बाद नाइकैड निकल कैडमियम बैटरी की। इसके अलावा यहाँ पर लाइन लगा रहा हूँ, इसके अलावा फ्यूल सेल भी इसकी मिसाल में आएंगे। तो ये मैंने लाइन क्यों लगा दी? लाइन इसलिए लगा दी कि फ्यूल सेल को हम बाकायदा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और लेड स्टोरेज बैटरी रह गई जी, लेड स्टोरेज बैटरी। फ्यूल सेल को तो हमने बाकायदा सिलेबस के हिस्से के तौर पे डिस्कस करना है, बाकी सबको हम घर से एक बारी देख लेंगे इसी असूल पर। तो अब आपके पास काम हो गया है काफ़ी ज़्यादा। ये पहली बारी हो रहा है कि मैंने आपको कोई काफ़ी ज़्यादा काम दिया है। काफ़ी लोग काम करते भी हैं, भेजते भी हैं जी, बहुत ही अच्छी बात। बहुत वो कंसर्न्ड है अपनी स्टडीज़ के बारे में कि ये बात सही है या नहीं, फीडबैक भी मांगते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। जो बाकी लोग हैं जो अभी तक सो रहे हैं या सोने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जागना पड़ेगा और जाग कर ये काम करके बड़े ही अच्छे अंदाज से, लिखाई इतनी अच्छी ना भी हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता जी। लिखाई की इम्पॉर्टेंस 21वीं सदी में इतनी नहीं है। इम्पॉर्टेंस किस चीज़ की है कि आप की समझ कितनी ज़्यादा है, तो आप कितने स्किल्ड हैं। तो स्किल होने के लिए आपने ये जो जो मिसालें यहाँ पर हैं इन सब की एक डिटेल जो है वो हमें बता देनी है। वहाँ से फिर एक सवाल जो है जो मैं नेक्स्ट टाइम जवाब दूंगा, वो सवाल मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप में से जिसको जवाब आता हो वो ये सारा लिख कर उसके बाद वो जवाब कोड कर सकता है। लेकिन उस जवाब पर काफ़ी बात हम करेंगे, वो आने वाले कल में करेंगे। और वो सवाल ये है कि जो मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो फ्यूज्ड क्लोराइड्स से हासिल की जाती हैं, फ्यूज्ड साल्ट से हासिल की जाती हैं, एंड नॉट एक्वस सॉल्यूशंस। पानी में सॉल्यूशन से हासिल नहीं की जाती बल्कि फ्यूज्ड साल्ट से हासिल की जाती हैं। इसकी क्या वजह है, इस पर इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में कल बात कर लेंगे। अब हम चलते हैं जी ऑल इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर पर। ऑक्सीडेशन नंबर पर अब बहुत ज़्यादा बात होगी, काफ़ी डिटेल से लिखेंगे, समझें बात को। तकरीबन 10-15 न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस हमारा वेट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से जी। तो हम चल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर पर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट इज द अपीरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन एन आयन और मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन नंबर से मिलती जुलती एक बात वैलेंसी भी होती है, लेकिन वैलेंसी है नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम।
एक एटम जितने बॉन्ड बनाएगा उतनी उसकी वैलेंसी होगी, 2 बॉन्ड बनाएगा 2 होगी, 3 बॉन्ड बनाएगा 3 होगी। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? वो अपेरेंट चार्ज है। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में याद रखना है कि अगर कोई ग्रुप 1 का मेंबर है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है आमतौर पर। ग्रुप 2A का मेंबर है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। 3A का मेंबर है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। 4A का मेंबर है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगा। कई दफा -4 भी हो सकता है, इस पर बात करेंगे। 5A का मेंबर है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। 6A का मेंबर है +6 होगा या -2 होगा। इसके अलावा भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। वैसे +6 वाला +6 +4 +2 -2 भी हो सकता है। 7A का मेंबर है तो +7 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। 8A का मेंबर है तो +8 भी हो सकता है, +6 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है और ऑल इम्पॉर्टेंट 0 तो हो ही सकता है। तो ये कुछ आ गए ऑक्सीडेशन नंबर। आमतौर पर छठे ग्रुप के 6 और -2 ज्यादा कॉमन रहेंगे। 7 ग्रुप का 7 और -1 ज्यादा कॉमन रहेगा। 8 ग्रुप का 8 और 0 ज्यादा कॉमन रहेगा, लेकिन बाकी भी कहीं ना कहीं नजर आते रहेंगे। कुछ एलिमेंट्स जो हमारी बैलेंसिंग में मदद करते हैं, बैलेंसिंग आप जानते हैं कि हमने आज नहीं की, उसे हमने ऑक्सीडेशन नंबर के बाद रखा है ताकि पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना आता हो तो फिर हम बैलेंसिंग की बात कर सकें। अच्छा जी, तो अगली हिस्सा क्या आ गया जी कि हाइड्रोजन जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी काफी मदद करेगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। हाइड्रोजन ऑलवेज +1 होता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड में -1 होता है। सही जी। ऑक्सीजन हमेशा ऑलवेज -2 होता है, लेकिन पर ऑक्साइड्स में -1 होता है और सुपर ऑक्साइड्स में -½ होता है और OF2 में +2 होता है और O2F2 में +1 होता है। सही जनाब। तो ऑक्सीजन में थोड़ी वेरिएशन है, लेकिन आमतौर पर हमें ये -2 ही मिलेगा। जितनी एग्जांपल्स FSC के अंदर लिखी हुई हैं, मेरा नहीं ख्याल उसमें -2 के अलावा भी ऑक्सीजन कभी हुआ है। तो आमतौर पर ऑक्सीजन -2 ही होता है इन दी एग्जांपल्स गिवन इन आवर बुक। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन की बात भी हो गई, हाइड्रोजन की बात भी हो गई। अब हमने बात करनी है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। सही जी, वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो आप देखते हैं कि जनाब 4, 5, 6 और 7 वाले जो हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में भी हैं। क्यों माइनस में हैं? क्योंकि 4, 5, 6 M&A ग्रुप वाले जो हैं इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही होती है तो फिर उनके नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करने के इम्कान बढ़ जाते हैं, जबकि पहले वाले तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, इसलिए वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते आमतौर पर। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा क्या होगा जी? नेगेटिव होगा। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने हमेशा, भाई दूसरा रास्ता ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव ही होना है और कोई सूरत हाल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। आगे चल पड़ते हैं जी। अगर एक न्यूट्रल एटम है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसके तमाम एटम्स पर मौजूद ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो है वो 0 होगा। और अगर कोई आयन है या रेडिकल है तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर का हासिल जमा जो है वो हो जाएगा चार्ज ऑन आयन के बराबर। इसी तरीके से अगर कोई स्पीशी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले
तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 बढ़ जाएगा। ये हैं जी तमाम तर कवानीन ऑक्सीडेशन नंबर को लिखने के, जिससे अभी हम एक ऐसा सीरीज ऑफ क्वेश्चंस शुरू करेंगे जिनका एंड कहीं पर भी नहीं हो सकता, हम खुद ही उन्हें रोक लेंगे एक खास जगह पर आकर। लेकिन वैसे यहाँ पर सवाल एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, कितने भी ऑप्शन यहाँ पर बन सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। सबसे पहले ये चीज़ें, अगर आपको ये नहीं ना पता कि मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव कौन है, तो फिर आप जवाब नहीं निकाल सकते, जो मर्जी कर लें। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन है ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये चीज़ें सबसे पहले पता होनी चाहिए, फिर आपको ये चीज़ें ज़्यादा पता होनी चाहिए। और अगर आपने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करनी है तो उसमें इनका बड़ा ज़्यादा रोल है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये बैलेंसिंग में बड़ा पाइवटल रोल प्ले करते हैं, बैलेंसिंग नहीं हो सकती इनके बगैर। सही जनाब, तो अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ये हिस्सा इंपॉर्टेंट है, दूसरे नंबर पे ये तीसरे नंबर पर, लेकिन जो बैलेंसिंग है उसमें इस हिस्से का रोल सबसे ज़्यादा रहेगा। अब जी हम यहाँ पर कुछ सवाल लिखने वाले हैं, 2 सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं। पहली सीरीज ऑफ क्वेश्चन से शुरू करते हैं जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने बोर्ड पर हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस लिख दिए हैं, और इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखे गए हैं जानबूझकर कि वहाँ से कुछ नई इंफॉर्मेशन भी आपको मिल सके। अक्सर सवालों में ऑक्सीडेशन नंबर, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही लग रहा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन N2H4 इज। कौन सा रूल मैं लगा रहा हूँ, मुझे पता है कि जिसकी हाइड्रोजन जो है वो मेटल हाइड्राइड के अलावा हमेशा +1 होता है, तो अगर हाइड्रोजन यहाँ +1 है तो मैं कहूँगा कि 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे +4, 4 हाइड्रोजन हो गए +1 के हिसाब से +4, और 2 नाइट्रोजन फिर इसे बैलेंस करने के लिए हो गए -2। बैलेंस करने वाला कंसेप्ट मैंने बता दिया था कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0, यानी कि नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मिलकर 0 होना चाहिए। अगर 4 की हाइड्रोजन की वैल्यू आ रही है +4 तो 2 नाइट्रोजन की वैल्यू -4 आनी चाहिए ताकि जवाब 0 हो जाए। अच्छा, अब 2 नाइट्रोजन हो गए -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन मैंने -2 टिक कर दिया। उम्मीद है कि बड़ा आसान सवाल था, आप सब ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, CH3Cl क्लोरीन से मिल रहा है। आप जानते हैं कि ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है जिसमें ये वाला जो Cl2 है इसके 2 हिस्से होते हैं, 2 Cl फ्री रेडिकल बनते हैं। एक फ्री रेडिकल इस Cl के साथ मिलकर CH3Cl के साथ मिलकर CH2Cl2 बना देता है, और दूसरा क्लोरीन रेडिकल इधर HCl बना देता है। ऐसा इसका मैकेनिज्म है, वो हमें पता है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन से। अब हमें सवाल पूछ रहा है इस क्लोरीन 1 और इस क्लोरीन 2 के बारे में। मुझे ये रिएक्शन क्योंकि आता है, इसका बैकग्राउंड मेरे सिलेबस में भी शामिल है, तो मुझे ये पता है कि इस क्लोरीन 1 का इस रिएक्शन में कोई किरदार नहीं है। ये क्लोरीन 1 जो है ना, ये तो यहीं पर रहती है। असल रिएक्शन करता है क्लोरीन 2, उसका एक फ्री रेडिकल अंदर आ जाता है और दूसरा फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl बना देता है। ये मेरी इंफॉर्मेशन है। मैं यहाँ ये इसलिए बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर वाला सवाल ऑक्सीडेशन नंबर वाले चैप्टर से ही बिल्कुल लाजमी है कि वहीं से आए। उसकी एप्लीकेशन किसी और यूनिट के साथ मिलाकर भी दी जा सकती है, जैसे कि हमने यहाँ पर दी, और फिर आपका जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो आपकी मदद करेगा। सवाल उसने क्या पूछा, क्लोरीन 1 इज ऑक्सीडाइज्ड, क्लोरीन 2 इज ऑक्सीडाइज्ड, क्लोरीन 1 इज रिड्यूस्ड, क्लोरीन 2 इज रिड्यूस्ड। तो क्लोरीन 1 इज ऑक्सीडाइज्ड ये तो सही नहीं लग रहा, ना ही क्लोरीन 1 इज रिड्यूस्ड ये सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि जनाब क्लोरीन 1 तो यहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर है और वो अपनी पोजीशन छोड़ ही नहीं रहा। जब तक वो अपनी पोजीशन छोड़ेगा नहीं, आमतौर पे क्लोरीन -1 ही होता है।
क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। आप देखेंगे इन तीनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है। जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को कोई कुछ नहीं कर सकता जी, वो तो उसी हालत में रहती है। अब या तो क्लोरीन 2 ऑक्सीडाइज हुआ होगा या क्लोरीन 2 रिड्यूस हुआ होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे Cl2 अकेला है तो एटॉमिक फॉर्म में या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्लोरीन 0 हो गया, और इस तरफ आए तो क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन तो हमेशा +1 ही होता है, अगर वो मेटल के साथ मिले तो माइनस होता है, वरना वो प्लस ही है। तो यहाँ पर क्लोरीन है माइनस। पहले क्लोरीन कितना था 0, अब कितना हो गया -1। 0 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, आप कहेंगे क्लोरीन रिड्यूस हुआ है। आगे चलते हैं जनाब। क्वेश्चन आ गया, हाइड्रोजन आयोडाइड सल्फ्यूरिक एसिड से मिल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, वाटर बना रहा है और आयोडीन बना रहा है। आयोडीन अकेली है, सही की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अच्छा, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन ड्यूरिंग द रिएक्शन? इस रिएक्शन के दौरान आयोडीन के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या तब्दीली आ रही है? जैसा कि मैंने बताया, मुझे आयोडीन I2 अगर अकेला नजर आया तो मुझे ये पता लग गया कि भाई ये 0 होगा, इसके अलावा तो ये कुछ नहीं हो सकता। तो फिर मैंने अल्फा ऑप्शन काट दिया, क्योंकि यहाँ पे +1 बना रहा था वो राइट साइड पर, तो ये 0 है, ये तो सही ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर एक ऑप्शन कटा है, हो सकता है पेपर में 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन ही कट जाएं इस तरह के सादे से तरीक़ाकार से। दूसरी तरफ मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड देखा, मुझे इसमें भी फौरन से पता लग गया कि हाइड्रोजन तो हमेशा +1 ही होता है, तो आयोडीन फिर -1 होगा। जैसे ये पता लगा मैंने चार्ली ऑप्शन टिक कर दिया कि पहले वो -1 था फिर वो 0 हो गया है। अगला क्वेश्चन, ये इंफॉर्मेशन कन्वे करने वाला है जी हमें। अगले 3 क्वेश्चंस आप देखें, मैंने तीनों ही कार्बन के बारे में पूछे हैं, इसकी वजह यकीनन कोई ना कोई है। पहला सवाल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन मीथेन। मीथेन का फार्मूला लिख लें CH4। मेरे जहन पर अब ये बात नक्श हो जानी चाहिए कि हाइड्रोजन हमेशा +1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे +4 और कार्बन हो जाएगा -4। तो भाई यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन आपने टिक कर लिया, ये बात तो सही हो गई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल से पहले बल्कि ये वाला तीसरे वाला सवाल देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ईथेन। ये दोनों से हम एक इंफॉर्मेशन लिख लेंगे इंशाल्लाह। ईथेन, ईथेन का फार्मूला क्या है? ईथेन का फार्मूला है C2H6। अब की बारी 6 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन +1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया +6 और 2 कार्बन अगर इसे बैलेंस करना चाहें तो फिर ये हो जाएंगे 2 कार्बन -3 वाले, तो ये बैलेंस हो जाएगा। यहां से इंफॉर्मेशन मैं ये लिखवा रहा हूं आपको कि इन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन इज ऑलवेज नेगेटिव, एक बात, और ऑक्सीडेशन नंबर वेरीज। 2 बातें हो गई जी, ये 2 बातें हमने यहां से आपको सिखानी थी कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, तो हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा माइनस में होगी, लेकिन वो माइनस कितनी होगी? कभी वो -4 हो सकती है, कभी वो -3 हो सकती है, वो वेरी कर सकती है, लेकिन आमतौर पर वो हमेशा माइनस में ही रहना पसंद करती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के मुकाबले में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो वो फिर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ही लेता है, जैसा कि मैंने रूल्स में बता दिया था। अगला क्वेश्चन देखें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है, तो 6 ऑक्सीजन -2 हो गए। आमतौर पर ऑक्सीजन -2 ही होता है, बाकी जो केसेस थे वो केसेस मैंने पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड वगैरह वो अलग से बताए थे। और 12 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमेशा +1 होता है, तो हाइड्रोजन इधर +1 हो गया। अब ये +12 ये -12 कार्बन यहाँ पर 0 है। याद रख लें, यहां से इंफॉर्मेशन मैं आपको लिखवा रहा हूं कि इन कार्बोहाइड्रेट्स में
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज 0। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है, इसके अलावा नहीं होता। तो ये वैसे याद कर लें कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, हाइड्रोकार्बन्स में नेगेटिव है लेकिन वेरी करेगा। आगे चलते हैं जनाब। सल्फेट से SO3 बना है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज सल्फर गेन इन दिस चेंज? सल्फेट से SO3 बनेगा, बताएं कितने गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का इस रिएक्शन में। हम देखते हैं दोनों तरफ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, या तो वो बराबर होगा या डिफरेंट होगा। बराबर हुआ तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होगा, अगर वो चेंज होगा तो उससे हम हिसाब लगा लेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या लूज हो रहे हैं। अच्छा, SO3 जी, SO3 में ऑक्सीजन 3 है, 3 ऑक्सीजन -2 के हिसाब से -6 हो गए, सल्फर पर आ गया +6। सही है जी। इधर सल्फेट है, सल्फेट को जरा मैं लिख लेता हूं। सल्फेट SO4-2 ये एक आयन है। आयन के लिए मेरा फार्मूला ये है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। तो आयन पर जो चार्ज है ना वही मेरा जवाब आना चाहिए, यानी कि सल्फेट का जवाब आना चाहिए -2। 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन -2 के हिसाब से -8 हो गए। अब अगर मुझे जवाब -2 लाना है तो सल्फर पर वैल्यू होनी चाहिए +6, ताकि हम जब इन दोनों को जमा करें तो -2 जवाब आए। तो लेफ्ट साइड पर भी सल्फर +6 है, राइट साइड पर भी सल्फर +6 है। अगर दोनों साइड पर ऑक्सीडेशन नंबर एक जैसा हो तो फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन या लूज नहीं हुआ होता। तो ये हो गया जी इस सवाल का जवाब। आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन CnO-1। यहां से भी हमने इंफॉर्मेशन आपके लिए रख दी कि भाई अगर 2 से ज्यादा एलिमेंट एक ही कंपाउंड में या एक ही आयन में नजर आ रहे हों तो फिर जो 5वें ग्रुप वाले हैं आमतौर पे उनके ऑक्सीडेशन नंबर ना कई दफ़ा चेंज हो जाते हैं। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही आयन है, तो CnO का जवाब कितना आना चाहिए? -1। कार्बन 4th ग्रुप का मेंबर है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगी। और अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो होगा -2। सही जना, -2 हो जाएगा। अब हमारे पास +4 और -2, यहाँ पर कितना जवाब आया? +2। यहाँ से +2 जवाब आ रहा है। अगर मुझे जवाब -1 लाना है तो यहाँ पर -3 लगाना पड़ेगा। नाइट्रोजन अगर -3 हो, ऑक्सीजन -2 -5, +4 करेंगे जवाब -1 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का था, -3 हो गया। ऑक्सीजन 6ठे ग्रुप का था, -2 हो गया। कार्बन 4थे ग्रुप का है, +4 हो गया। और यहाँ से जवाब ओवरऑल -1 आ गया। सही है जी बात। तो ये आ गई बीटा -3 आ गया जी। आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन FeCO5। CO किसे कहते हैं? कार्बोनाइल। कार्बोनाइल का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। आपको ये लिगेंड्स के हवाले से सवाल पूछा गया है। CO जो है ना वो एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है, और न्यूट्रल कंपाउंड अगर कोई हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ये हमने पीछे से पढ़ लिया। तो CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। आप इसे निकाल भी सकते हैं, वैसे भी पता है आपको। CO में ना जी ऑक्सीजन -2 कार्बन +2 होती है। अच्छा, अब CO अगर न्यूट्रल है, 0 है, तो फिर आयरन क्या हो जाएगा? आयरन भी 0 हो जाएगा। आयरन पेंटाकार्बोनाइल में आयरन 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपस में कट गया है, जैसे कि ग्लूकोज में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आपस में कट गया था, तो फिर मजबूरन कार्बन को भी 0 होना पड़ा था। वैसे ही वहां पर भी आयरन 0 हो गया है। आखिरी सवाल देख लेते हैं जी आज का। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज शोन बाय विच अंडरलाइंड एलिमेंट? यहाँ पर Xe अंडरलाइंड है, क्लोरीन, नाइट्रोजन, आयोडीन। वो कहता है कि कौन से अंडरलाइंड एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा है? XeF4। 4 फ्लोरीन है, -4 हो जाएंगे। Xe को बैलेंस करने के लिए +4 होना चाहिए। 3 ऑक्सीजन है, -6 हो गए। हाइड्रोजन हमेशा +1 होता है, तो क्लोरीन की वैल्यू +5 होगी, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब Xe से ज्यादा क्लोरीन आ गया तो ये जवाब तो नहीं हो सकता।
आगे चलते हैं, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है -2 और 2 नाइट्रोजन को बैलेंस करना है तो दोनों नाइट्रोजन +4 वाले होंगे तो बैलेंस हो जाएगा। क्लोरीन की +5 है, हमें सबसे ज़्यादा वाला ढूंढना है तो +4 वाला जवाब तो हमारा सही नहीं हो सकता। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 2 का जब मैंने निकाल लिया ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैं बजाय इसके कि पहले सबका निकालूं फिर एक कंपैरिजन करूं तो मैं एक ऑप्शन को पहले से ही गलत करार दे देता हूं, क्योंकि यहाँ पे +4 है ज़ीनॉन, यहाँ पे क्लोरीन है +5, तो +4 वाला तो मेरा सही जवाब नहीं होगा। इस तरह ना मुझे मेंटल रिलैक्सेशन रहती है कि मेरे पास काफ़ी ऑप्शन ये कट चुके हैं, तो मैं गलत करने का इम्कान मेरा कम हो जाता है। तो यहाँ +4 को मैंने काट दिया, इधर इस +4 को काट दिया, मेरे पास 2 ही ऑप्शन सही हैं, या तो क्लोरीन वाला या आयोडीन वाला। आयोडीन वाले में 7 फ्लोरीन -7 हो जाएंगे, और क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है इसलिए वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +7 सबसे ज़्यादा है। मैंने इसे टिक कर लिया कि भाई आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से और 7 फ्लोरीन के साथ जुड़ने की वजह से ये मेरा सही जवाब है। इसके साथ ही ये हिस्सा मुकम्मल होता है जी। आज की बात हमने कर ली ऑक्सीडेशन नंबर तक। आपके ज़िम्मे जो होमवर्क लगा है उसे लाजमी देख लें, उसे शेयर करें, बताएं हमें कि आपने क्या सीखा है, और साथ अगली बारी अब हमने काम करने हैं जो बकिया हिस्सा हमारे पास बचा हुआ है, इंक्लूडिंग बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, और साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात होगी। तो उन सब चीज़ों को लेके नेक्स्ट टाइम मिलते हैं जी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।